Hello student, welcome to our YouTube channel Achieve Nursing Classes। अब की बार सी एच ओ पार सीरीज की ये 9 क्लास है। ये क्लास रिवीजन क्लास रहने वाली है जो कि एमपी सी एच ओ की एंड ऑल स्टेट सी एच ओ के से रिलेटेड रिवीजन क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हम मोस्टली एमसीक्यू एमसीक्यू को सॉल्व करने की प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे एंड 60 डेज अब की बार सी एच ओ पार सीरीज की 60 क्लासेस अपलोड कर दी गई है। तो आप चैनल पे जाके क्लासेस देख सकते हैं और जिन भी स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं देखी है वो तो चैनल पे जाके क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि ये जो 60 क्लासेस है इसमें पूरा डीपली हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर समझाया गया है। एंड जिन भी स्टूडेंट ने क्लासेस देख ली है तो उन क्लास का रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको हर एक एमसीक्यू क्लियर हो सके। एंड आज की क्लास में जो रिवीजन क्लास है इसमें हम मोस्टली एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही पास है। तो सिर्फ हम एमसीक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मलाइटस। इसमें पूछा गया है कि डायबिटिक मलाइटस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राइट आंसर क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन है गैलेक्टोसेमिया एंड बी ऑप्शन है हाइपरग्लाइसेमिया, सी ऑप्शन है हाइपोग्लाइसेमिया एंड डी ऑप्शन है स्ट्रोक। इसका राइट आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आप हर एक एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में आप जल्दी से कमेंट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हाइपरग्लाइसेमिया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, डायबिटिक मलाइटस का। इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। हाउ टू स्प्रेड कैंसर इन अ ह्यूमन बॉडी। जो कैंसर है ह्यूमन बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय द स्किन, बी ऑप्शन है बाय द लिम्फेटिक सिस्टम एंड सी ऑप्शन है बाय द ब्लड एंड डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए आप। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी एंड सी रहेगा। जो कैंसर होता है जो ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होता है वो बाय द लिम्फेटिक सिस्टम से एंड बाय द ब्लड से स्प्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। क्योंकि बी एंड सी दोनों ही ऑप्शन सही है तो इसका क्या रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें बी एंड सी दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं वो। हाउ टू अफेक्ट टोबैको कंज्यूमिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम यदि टोबैको का कंज्यूमिंग करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो क्या अफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं हमें, किसके, टोबैको के कंज्यूमिंग से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है प्रीमेच्योर लेबर, बी ऑप्शन है ओवरवेट बेबी एंड सी ऑप्शन लो बर्थ वेट बेबी एंड सी ऑप्शन है इम्पोर्टेंस। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो प्रेगनेंसी के टाइम में जो टोबैको कंज्यूमिंग करते हैं उसके जो अफेक्ट देखने के लिए मिलता है हमें, वो देखने के लिए मिलता है हमें लो बर्थ वेट बेबी। तो उस भी जो महिला है उसमें उसके जो बेबी रहता है उसमें हमें लो बर्थ वेट बेबी देखने के लिए मिलता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। बेस्ट टाइम फॉर ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन। जो ब्रीथ सेल्फ एग्जामिनेशन रहता है इसका बेस्ट टाइम पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन ड्यूरिंग मेंसेस एंड बी ऑप्शन है 7 to 10 days आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस एंड सी ऑप्शन है 10 days बिफोर द मेंसेस एंड डी ऑप्शन है एनी टाइम। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी, 7 to 10 days आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं।
विच वैक्सीन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर? कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट? ये तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन आईपीवी वैक्सीन, बी ऑप्शन डीपीटी वैक्सीन, सॉरी सी ऑप्शन है डीपीटी, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड डी ऑप्शन है एचपीवी वैक्सीन। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये बी ऑप्शन रहेगा एंड ये सी ऑप्शन रहेगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको एग्जाम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एंड आज की जो क्लास है उसमें राजस्थान सीएचओ से भी सिलेक्टेड एमसीक्यू लिए गए हैं, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूँ आज की क्लास में। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है? जो एचपीवी वैक्सीन है वो यूज की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहेगा इसका डी। डी इसका रहेगा राइट आंसर। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेंगू फीवर? इसमें डेंगू फीवर के अकॉर्डिंग जो ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, कौन कौन से ऑप्शंस ट्रू है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। मोस्ट कॉमन एब्रो वायरल वायरल इन्फेक्शन एंड सेकेंड है इंसिडेंस ऑफ डेंगू आर डिक्रीजिंग इन इंडिया इन द लास्ट 2 to 3 decades एंड थर्ड ऑप्शन है कैन बी बोथ इपिडेमिक एंड एंडेमिक एंड फोर्थ है कैन सर्वाइव इन एम्बिएंट टेम्परेचर। इसमें जो बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें बोला गया है आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को। इसके ऑप्शंस जितने भी दिए, ये जो 4 ऑप्शंस दिए इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करना है किसके? डेंगू फीवर के अकॉर्डिंग जो सही ऑप्शंस है। तो देख लेते हैं हम ट्रू कौन कौन से ऑप्शन है। जो मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल इन्फेक्शन, ये भी ट्रू है। एंड सी ऑप्शन है इंसिडेंस ऑफ द डेंगू आर डिक्रीजिंग इन इंडिया इन द लास्ट 2 to 3 decades, ये ट्रू नहीं है। एंड उसी के बाद थर्ड देख लेते हैं कैन बी बोथ इपिडेमिक एंड एंडेमिक, ये भी राइट है, ट्रू है अकॉर्डिंग टू डेंगू फीवर। एंड फोर्थ है कैन सर्वाइव इन एम्बिएंट टेम्परेचर, तो ये भी जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी ट्रू है। तो जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है ये ट्रू है, बाकी जो सेकंड है ये गलत ऑप्शन है, ट्रू नहीं है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन है 2, 3 एंड 4th ऑप्शन ओनली, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें 2 है जो कि रॉन्ग ऑप्शन है। एंड एक अकेला भी नहीं रहेगा एंड 1 एंड 2 ये भी नहीं रहेगा। एंड डी ऑप्शन है 1, 3 एंड 4। देखा था हमने जो फर्स्ट ऑप्शन था, थर्ड ऑप्शन था एंड फोर्थ ऑप्शन था, ये तीनों ही ट्रू है अकॉर्ड अबाउट क्या है? डेंगू फीवर से। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। डी राइट आंसर रहेगा। एंड जो डेंगू फीवर है इसे ही हम ब्रेक बोन ब्रेक बोन जो फीवर होता है फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि डेंगू फीवर को और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इन एन एरिया विथ फ्लोराइड रिच वाटर द defluoridation of water is an example of level of prevention। तो एक एरिया है उसमें फ्लोराइड रिच वाटर है तो उसका डिफ्लोराइडेशन कर रहे हैं, तो ये किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन प्रीमोड मोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सीएचओ के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन रहता है, क्योंकि यहाँ जो है फ्लोराइड रिच वाटर है तो यह डिसीज कॉज होने के चांसेस है। तो
जो डिसले होने के चांसेस रहेंगे, एंड वहां के अपन डीफ्लोराइजेशन कर रहे हैं किसका, वाटर का। तो एग्जाम्पल किसका रहेगा, प्राइमरी प्रिवेंशन का रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इंक्लूड और एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है फर्स्ट एड के रिलेटेड एमसीक्यू। इसमें क्या, स्नेक बाइट का केस है, उसमें सभी पॉइंट ऑप्शंस इंक्लूड है लेकिन एक को छोड़कर। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो आपको एक को छोड़कर सभी ऑप्शंस सही है। जो गलत है उसी को आपका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द मेडिकल फैसिलिटी, तो ये भी जो है रिलेटेड रहेगा, फर्स्ट एड से रिलेटेड स्नेक बाइट में। एंड बी ऑप्शन है रिस्क अश्योर पेशेंट विथ एज 70% of all snake bites are from नॉन वेनस स्पेसिस। जो 70% जो स्नेक बाइट से रहते हैं वो नॉन इन्फेक्टेड रहते हैं, नॉन वेनमस से रहते हैं। तो आपको पेशेंट को बताना है और उसे समझाना है। तो ये भी फर्स्ट एड से रिलेटेड आ जाएगा। एंड सी ऑप्शन है सर्च फॉर लोकल पॉपुलर स्नेक चार्मर, क्या आप लोग को स्नेक चार्मर को सर्च करना है। तो ये नहीं, फर्स्ट एड में नहीं इंक्लूड होता है। एंड उसके बाद डी ऑप्शन है क्या, इमोबाइलाइज्ड द लिम, ये जो लिम है उसको इमोबाइलाइज करना है। तो ये भी फर्स्ट एड से रिलेटेड आता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द indicator of prevalence of contraceptive practice in a community। इसमें बोला गया है जो कम्युनिटी है उसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रिविलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका इंडिकेटर क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, GRR इसका शॉर्ट में बोलते हैं। एंड बी ऑप्शन है कपल प्रोटेक्शन रेट, CPR। एंड सी ऑप्शन है इफेक्टिव कपल प्रोटेक्शन रेट, ECPR। एंड डी ऑप्शन है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो जो कम्युनिटी में हम लोग प्रिविलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके जो इंडिकेटर होते हैं तो वो होते हैं बी, कपल प्रोटेक्शन जो रेट होता है वो इंडिकेटर रेट रहता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है CHO के अकॉर्डिंग, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर इज, इसमें बोला गया है एज रिलेटेड डिसऑर्डर पूछा गया है। तो उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं, डिक्रीज्ड बोन मास हो रहा है एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, जो फ्रैक्चर के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन अर्थराइटिस, बी ऑप्शन गर्ड, एंड सी ऑप्शन है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड डी ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसा कौन सा एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें डिक्रीज्ड बोन मास होता है एंड फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, किसके, फ्रैक्चर होने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा डी रहेगा। एंड इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट नेटल पीरियड एक्सेप्ट, इसमें बोला गया है सभी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट नेटल पीरियड के एक को छोड़कर, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते, ए ऑप्शन प्रीक्लेम्सिया, बी ऑप्शन प्यूपेरल सेप्सिस, एंड सी ऑप्शन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एंड डी ऑप्शन है सेकेंडरी हेमरेज। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। इसमें पूछा गया है कि ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, जितने भी कॉम्प्लिकेशन है पोस्टपार्टम रिलेटेड है लेकिन एक को छोड़कर। तो जो प्यूपरल सेप्सिस है ये भी पोस्टपार्टम है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी है एंड सेकेंडरी हेमरेज भी है। एंड जो प्रीक्लेम्सिया है ये एंटीनेटल केयर की कॉम्प्लिकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम।
स्केटर डायग्राम इज ड्रॉन टू स्टडी। जो स्केटर डायग्राम है हम किसकी स्टडी के लिए ड्रॉ करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल्स, एंड बी ऑप्शन है ट्रेंड ऑफ अ वेरिएबल over a period of time, C option frequency of occurrence of event, and D option है mean and median values of given data। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए रहेगा, जो रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वेरिएबल्स। जो स्कैटर डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं हम किसकी स्टडी के लिए करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन किसकी? टू गिवन वेरिएबल्स के स्टडी रिलेशनशिप के लिए स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। वार्निंग सिग्नल्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ आर ऑल एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया वार्निंग सिग्नल्स पूछा गया किसके? पुअर मेंटल हेल्थ के। इसमें सभी सभी है लेकिन एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है कंटिन्यूअली डिसलाइक टू बी इन कंपनी ऑफ पीपल। जो डिसलाइक कर रहा है उसके कंटिन्यूअसली किसके? कंपनी ऑफ पीपल को। तो ये भी वार्निंग सिग्नल है किसका? पुअर मेंटल हेल्थ का। बी ऑप्शन है ऑलवेज वरिंग, ये भी वार्निंग सिग्नल है। एंड सी ऑप्शन क्या है? अफ्रेड विदाउट रियल कॉज। तो ये भी वार्निंग सिग्नल है किसका? पुअर मेंटल हेल्थ का। एंड उसका डी ऑप्शन है क्रोनिक पेन इन एब्डोमेन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी, क्योंकि जो ये है वार्निंग सिग्नल नहीं है किसका? पुअर मेंटल हेल्थ का। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स इज नाउन एज। ये स्केलेटल मसल से रिलेटेड एमसीक्यू है। इसमें बोला गया है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है, क्या बोलते हैं हम उसे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है सार्कोमर्स, एंड सी ऑप्शन है माइक्रोमर्स, एंड डी ऑप्शन है मैक्रोमर्स। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करिए आप। तो इसमें जो पूछा गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट पूछा है किसकी? स्केलेटल मसल्स की। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा सार्कोमर्स। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। जो सार्कोमर्स होता है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? स्केलेटल मसल्स की। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इन रिस्पेक्टेड ऑफ हाइपरटेंशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स आर एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर्स, इथिकसिटी इथेनिसिटी। एंड सेकंड ऑप्शन है modifiable risk factors are obesity, salt intake, saturated fat, dietary fiber, and stress. थर्ड ऑप्शन है hypertension is a iceberg disease। इसमें क्या पूछा गया है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अपने को चूज करना है। तो ए ऑप्शन है सेकेंड ओनली, बी ऑप्शन है फर्स्ट ओनली, एंड सी ऑप्शन है वन एंड सेकेंड ओनली, एंड डी ऑप्शन है वन सेकेंड एंड थर्ड ओनली। तो इसमें जो ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा किससे? किसके? हाइपरटेंशन से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन नॉन मॉडिफिएबल रिस्क, ये भी करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ओबेसिटी हो गया, साल्ट इंटेक और सैचुरेटेड फैटिक हो गया, एंड स्ट्रेस जो हो गया ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। तो ये भी सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। एंड थर्ड ऑप्शन है हाइपरटेंशन इज आइसबर्ग डिसीज। जो हाइपरटेंशन है आइसबर्ग जो फिनोमिना होता है उस पर वर्क करता है। तो थर्ड ऑप्शन भी राइट हो गया। तो जो तीनों ही ऑप्शंस इसके करेक्ट है तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इसका राइट आंसर रहेगा।
इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इसमें बोला गया है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पूछा गया। तो देख लेते हैं इस ऑप्शन में। ये ऑप्शन ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन इन यंगर और ओल्डर देन 50 इयर्स। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का। एंड जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, जो ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, ये क्या है, ये मोस्ट मोस्ट सीवियर होता है। सीवियर होता है किससे, हाइपरटेंशन से, फ्रॉम हाइपरटेंशन। जो नॉर्मल हाइपरटेंशन होता है इससे मोस्ट सीवियर होता है जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है। एंड बी ऑप्शन देख लेते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 180 mmHg एंड सिस्टोलिक ग्रेटर देन 110 mmHg। ये भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। एंड सी ऑप्शन मल्टी ऑर्गन डैमेज, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का। एंड डी ऑप्शन है गुड रिस्पॉन्स ऑफ थेरेपी। तो जो ये ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजीज adopted by the नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। इसमें बोला गया जो नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल है, उन्हें जो स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की है उसे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो क्या करना है, जो नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल है, उसने जो स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की है उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन है प्रेरणा स्ट्रेटेजी, सेकेंड ऑप्शन है आशा स्कीम, एंड थर्ड है नेशनल हेल्पलाइन, एंड फोर्थ ऑप्शन है संतुष्टि स्ट्रेटेजी। तो जो इस क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन द बिलो। इसमें मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है किसको, ऑप्शन दिए उसमें से। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है वन थर्ड एंड फोर्थ ओनली, बी ऑप्शन है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, एंड सी ऑप्शन वन सेकेंड एंड ओनली, एंड डी ऑप्शन है थ्री एंड फोर ओनली। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा, जो प्रेरणा स्ट्रेटेजी है ये भी किससे रिलेटेड है, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड पॉपुलेशन कंट्रोल से। एंड आशा जो स्कीम है ये नहीं है। एंड जो थर्ड है नेशनल हेल्पलाइन ये भी है। एंड जो संतुष्टि स्ट्रेटेजी है ये भी स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की है किसने, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम ने। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ए ऑप्शन इसका जो रहे राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें ए ऑप्शन भी है, थर्ड भी है, फोर्थ भी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। जीरोथेल्मिया इज सीन ड्यू, जीरोथेल्मिया किसकी वजह से हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो जीरोथेल्मिया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, लोड आयोडीन डेफिशिएंसी, एंड बी ऑप्शन है कंजेनाइटल एनोमली, एंड सी ऑप्शन है विटामिन ए डेफिशिएंसी, एंड डी ऑप्शन है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो जीरोथेल्मिया है वो हमें किसकी डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलता है, ये हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी से देखने के लिए मिलता है। इसका तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, राइट आंसर रहेगा सी। सी इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। फॉर पोस्टपार्टम आईयूसीडी इंसर्शन ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। जो आईयूसीडी इंसर्ट इंसर्ट करते हैं पोस्टपार्टम में, तो सभी ऑप्शंस ट्रू है एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है टू एड्रेस अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, तो ये भी ऑप्शन ट्रू है। बी ऑप्शन इनिशिएटिव स्टार्टेड टू प्रमोट स्पेसिंग मेथड, जो स्पेसिंग मेथड है ये भी ट्रू है।
एंड सी ऑप्शन है आईयूसीडी इंसर्शन इज डन ओनली एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि जो आईयूसीडी है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इंसर्ट नहीं करते, सब लगभग सीएससी हॉस्पिटल्स एंड सेलेक्टेड हॉस्पिटल्स में जो है आईयूसीडी इंसर्ट की जाती है। इसका जो डी ऑप्शन है CUD कॉपर टी 380A इज इंसर्टेड, ये भी राइट आंसर है। तो जो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ट्रू पूछा था अबाउट किसके आईयूसीडी इंसर्टेड पोस्टमार्टम में, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो जो सी ऑप्शन जो रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा, एंड जो ए बी एंड जो डी ऑप्शन है ये सभी ट्रू है अबाउट आईयूसीडी इंसर्शन के। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, इसमें लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। तो इसमें जो पूछा गया है, एक में लिस्ट वन में स्क्रीनिंग दी है एंड जो लिस्ट टू है ये टेक्निक्स है। इसके जो स्क्रीनिंग है किसके लिए की जाती है और कौन सी टेक्निक्स जो है यूज की जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो ए है ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती है, पेप स्मेयर किया जाता है कि सिग्मोइडोस्कोपी किया जाता है कि मेमोग्राफी किया जाता है कि लो डोज हेली हेलिकल सीटी किया जाता है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है इसमें हम मेमोग्राफी करते हैं। एंड उसी के बाद जो सर्वाइकल कैंसर है, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए क्या करते हैं हम, जल्दी से कमेंट करिए कि जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं हम सर्वाइकल कैंसर के लिए। जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए हम पेप स्मेयर टेस्ट करते हैं। एंड उसके बाद सी ऑप्शन है कोलोरेक्टल कैंसर, जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसके लिए कौन सा स्कोपी करते हैं हम, सिग्मोइडो स्कोपी करते हैं। तो इसका राइट क्या रहेगा, सेकेंड सिग्मोइड स्कोपी। एंड उसका डी ऑप्शन क्या है, लंग कैंसर, जो लंग कैंसर के लिए उसके लिए हम लो डोज हेलिकल सीटी करते हैं, जो सीटी करते हैं लो डोज हेलिकल सीटी करते हैं। तो इस क्वेश्चन पूछा चूज द करेक्ट आंसर पूछा गया था ऑप्शन गिवन में। तो राइट आंसर देख लेते क्या रहने वाला है इसका। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन का किससे मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन से, तो ये भी सही है। एंड जो बी ऑप्शन है वो फर्स्ट लिस्ट टू में फर्स्ट से मैच कर रहा है। एंड जो सी है से थर्ड वाला सी, ये सेकंड से स्पिन सिग्मोइडोस्कोपी से मैच कर रहा है। एंड जो डी ऑप्शन है फोर से मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसका ए। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है, जिसमें कि एक में डस्टबिन दिए गए हैं लिस्ट वन में, एंड लिस्ट टू में टाइप ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट है कौन से डस्टबिन में कौन सा डालते हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो येलो डस्टबिन है जल्दी से कमेंट करिए कि इसमें क्या डालते हैं। जो ऑप्शंस में स्केपल्स, एम्पूल्स, एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिस ड्रग्स एंड कैथेटर्स। तो जो येलो डस्टबिन है उसमें हम एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स डालते हैं। एंड उसी के बाद जो सेकंड क्या है रेड डस्टबिन, जो रेड डस्टबिन है उसमें हम कैथेटर्स डालते हैं, तो बी का थर्ड आ जाएगा। एंड उसी के बाद में जो सी व्हाइट डस्टबिन है, व्हाइट डस्टबिन में क्या डालते हैं, व्हाइट डस्टबिन स्केपल्स डालते हैं। एंड जो ब्लू डस्टबिन है उसमें क्या डालते हैं हम, एम्पुल्स वगैरह डालते हैं। तो येलो डस्टबिन में एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड जो ह्यूमन बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है जी वो डालते हैं। एंड जो ब्लड से रिलेटेड जो गॉस पीस हो गया एंड कॉटन हो गया वो, एंड ड्रेसिंग मटेरियल जो रहता है वो येलो डस्टबिन में हम डालते हैं। एंड जो रेड डस्टबिन में है इसमें हम कैथेटर्स डालते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स डालते हैं। एंड जो व्हाइट डस्टबिन है स्केपल्स, निडल्स वगैरह डालते हैं, जो नुकीली चीजें रहती है। एंड जो ब्लू डस्टबिन में है इसमें एम्पुल्स वगैरह डालते हैं हम। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट येलो फीवर, येलो फीवर से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट हमें
बताना है कौन कौन से है। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट रहने वाले हैं। ये ऑप्शन ट्रांसमिटेड बाय एडिस, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इसी के बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसका 3 to 6 डेज का रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। इसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय फ्लेवोवायरस, तो ये भी राइट रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड बाय ह्यूमिडिटी, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट आंसर देख लेते क्या रहने वाला, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा था ऑप्शन से, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए ऑप्शन राइट रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। एक्सियल स्केलेटन इज कंप्राइज्ड ऑफ, जो स्केलेटन स्केल्ट है किससे कंप्राइज रहता है, किससे मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन देख ले, ए ऑप्शन स्कल वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, एंड बी ऑप्शन है स्कल वर्टिब्रल कॉलम, सी ऑप्शन वर्टिब्रल कॉलम रिब्स एंड स्टर्नम, एंड डी ऑप्शन स्कल वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स एंड स्टर्नम। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जो स्केलेटन एक्सियल स्केलेटन है ये कंप्राइज किससे होता है, ये स्कल से होता है, वर्टिब्रल कॉलम से होता है, रिब से होता है, स्टर्नम से होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें बोला गया है हमें क्या है सेलेक्ट करना है किससे ऑब्जेक्टिव, कौन से एंटीनेटल केयर के। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रमोट प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, एएनसी रहती है, उसकी हेल्थ को प्रमोट भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और मेंटेन करके भी रखते हैं। एंड उसी के बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, टू इंश्योर एटलीस्ट 20 विजिट्स और टू गायनोकोलॉजिस्ट बाय द प्रेग्नेंट वुमेन, कभी हम इतने 20 विजिट्स नहीं करते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, टू डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड गिव देम स्पेशल अटेंशन, जो एएनसी रहती है एंटीनेटल जो केयर करते हैं, एएनसी जो रहती है उसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं एंड उसे हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। एंड जो फोर्थ है, टू रिमूव एंजाइटी एंड फियर एसोसिएट डिलीवरी, जो डिलीवरी से रिलेटेड जो भी एंजाइटी एंड फियर है तो उसे हम क्या रिमूव करते हैं। तो जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है जो एंटीलेटल केयर से रिलेटेड है, जो सेकेंड ऑप्शन है एंटीलेटल से रिलेटेड नहीं है। तो देख लेते हैं, इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा गया था, इससे जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उससे। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन है वन थर्ड एंड फोर्थ, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द फोर मेन कंपोनेंट ऑफ IMNCI, जो IMNCI का फुल फॉर्म क्या, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस स्ट्रेटेजी, इसके मेन फोर कंपोनेंट पूछा है किसका, IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस का जो स्ट्रेटेजी है उसके मेन फोर कंपोनेंट पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन है इम्प्रूव केयर मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, तो ये भी जो कंपोनेंट है ये IMNCI से रिलेटेड है। एंड सेकेंड ऑप्शन के इम्प्रूविंग हेल्थ डिसेबल चिल्ड्रन, ये कंपोनेंट नहीं है। एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या आ जाता है, इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस, ये भी कंपोनेंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, ये भी कंपोनेंट है। एंड फाइव क्या, इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम, तो ये भी फोर सिम्टम्स है। और जो कंपोनेंट है ये IMNCI के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूनेटल चाइल्डहुड इलनेस के है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चूज करने के लिए बोला है करेक्ट आंसर जितने भी ऑप्शन दिए उसमें से। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहना है। ए ऑप्शन है 1 2 and 4 and 5 ऑप्शन, ये भी गलत आंसर है क्योंकि इसमें जो सेकेंड है ये कंपोनेंट नहीं है। एंड बी ऑप्शन है वन थर्ड फोर्थ एंड फाइव, क्योंकि ये जो फर्स्ट
थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, ये कंपोनेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा इसका बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। टेस्टिंग किट फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी अवेलेबल एट सब सेंटर इज कॉल्ड। जो सब सेंटर में प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एमसीबी कार्ड, एमसीबी कार्ड में हम जो एनसी का जो डाटा रहता है उसकी एलएमपी, ईडीडी एंड उसका मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीजें उसमें हम रहता है, जो जिसे एमसीबी कार्ड में इंटर करते हैं। एंड बी ऑप्शन निश्चय, एंड सी ऑप्शन निश्चय, एंड डी ऑप्शन है एमपी कार्ड। तो जो टेस्टिंग किट होती है जो सब सेंटर पे रहती है वो कौन सी होती है? निश्चय। जो निश्चय किट होती है वो जो कि टेस्टिंग किट होती है किसे? सब सेंटर पे होती है, जो कि प्रेगनेंसी को अर्ली डिटेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसका राइट आंसर रहेगा क्या? निश्चय किट। इसमें एच, निश्चय किट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। और 2 year old baby is brought to you with complaint of loose stool for 3 days. On examination, baby is restlessness and irritable. Skin pinch goes back slowly and has sunken eye. What will do you? तो आप क्या करेंगे? एक 2 year का ओल्ड बेबी है, उस कंप्लेंट क्या है उसकी? उसके क्या कंप्लेंट कर रहे हैं? लूज स्टूल आ रहा है किसमें? 3 दिन से। और अपन एग्जामिनेशन करने पे वो रेस्टलेसनेस दिख रहा है, इरिटेबल दिख रहा है, और जो स्किन जो पिंच कर रहे हैं तो बैक बैक स्लोली हो रहा है। एंड उसमें जो सनकेन आई है, सनकेन आई दिख रही है, किसकी आई जो है ढकी हुई दिख रही है। तो आप क्या करोगे? इसमें पूछा गया है। ऐसे ही एमसीक्यू सीएचओ एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऐसे एमसीक्यू आपको सारे क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन बेबी हैज सम डिहाइड्रेशन, स्टार्ट इंट्रावेनस फ्लूइड, कि जो बेबी है डिहाइड्रेशन है उसे सम इंट्रावेनस जो आईवी जो फ्लूइड है वो देंगे। एंड बी ऑप्शन डायग्नोस द बेबी हैविंग सम डिहाइड्रेशन एंड स्टार्ट ओआरएस, कि बेबी डिहाइड्रेशन उसको डायग्नोस कर देंगे एंड ओआरएस जो सॉल्यूशन होता है, ओवर डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो स्टार्ट करेंगे। सी ऑप्शन रेफर द पेशेंट टू हायर सेंटर, की पेशेंट को हायर सेंटर पे रिफर करेंगे। डी ऑप्शन है बेबी हैज नो डिहाइड्रेशन एंड नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, कि उस बेबी को कोई डिहाइड्रेशन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें स्किन जो है स्किन पिंच गोस ब्लैक बैक स्लोली हो रहा है एंड उसमें सनकेन आई देखने के लिए मिल रहा है। तो ये डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स है, जो साइन देखने के लिए मिलता है हमें। एंड उसमें क्या है? ओआरएस स्टार्ट करना है। तो हमें तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। क्योंकि जो बेबी है उसमें सनकेन आई देखने के लिए मिल रही है एंड इरिटेबल भी है और एंड लूज स्टूल भी है उसे। तो बेबी में हमें डिहाइड्रेशन देखने के लिए मिल रहा है एंड उसे ओआरएस स्टार्ट करना है, कभी इंट्रावेनस फ्लूइड स्टार्ट नहीं करना है एंड हायर सेंटर पे भी नहीं भेजना है। एंड ये नो डिहाइड्रेशन ये भी गलत ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। Micronutrient that can reduce the chance of neural tube defect is। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो रिड्यूस करता है किसको? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, जिसे शॉर्ट में एनटीडी भी कहते हैं हम। तो ऑप्शन देख, ए ऑप्शन है विटामिन बी 12, बी ऑप्शन है विटामिन के, एंड डी ऑप्शन है विटामिन डी, एंड डी ऑप्शन है फोलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा डी रहेगा। जो फोलिक एसिड है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये हमें किससे बचाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इससे इसकी जो रिस्क होती है उसे रिड्यूस करता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। A 32 weeks pregnant woman complained with swollen feet and headache and blurred vision. On examination, she has gained 3 kg weight in 1 week. 1 week में ही 3 kg weight gain कर रहा है
व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, इसका मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या होगा। एक 32 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन है, उसे कंप्लेंट है सोलर फीट, पैरों में सूजन आ रही है, हेडेक भी हो रहा है और ब्लड विजन भी है, और उसे एक ही वन ही वीक में 3 kg वेट गेन कर रहा है। ये किसके चांसेस है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्विंस प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी, गेस्टेशनल डायबिटिक, डी ऑप्शन है प्री एक्लेम्सिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा इसका डी रहेगा, प्री एक्लेम्सिया के जो है चांस रहेंगे इसका। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन डन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन आर आल एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें बेसिक सभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम, एक को छोड़कर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो एनसी जो वुमेन होती है, एंटीनेटल जो केयर करते हैं, उसमें हम जो वीडीआरएल एचआईवी टेस्ट भी करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग भी करते हैं, आरएच टाइप टाइपिंग जो टेस्ट भी हो वो भी करते हैं, एंड जो लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं करते हैं हम, एंड ये रैंडम ब्लड शुगर भी करते हैं हम। उसी के साथ में जो ओजीटीटी जो टेस्ट होता है वो भी करते हैं, एंड उसी के बाद में एचबी टेस्ट भी करते हैं, एंड सीबीसी भी देखते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सी रहेगा, क्योंकि जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ये नहीं करते। बहुत ही जो एनसी है उन्हें यदि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसी टाइम हम जो लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन पूछा गया, तो बेसिक में वीडीआरएल एचआईवी, ब्लड ग्रुपिंग, आरएस टाइपिंग, एंड रैंडम ब्लड शुगर भी करते हैं, एंड एचबी टेस्ट भी करते हैं, सीबीसी करते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा सी।